आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर यूटेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं, जो कि पहला हमारा यहाँ पर जो है वो पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश को अगर आप पढ़ेंगे तो उस पद्यांश का जो पहला क्वेश्चन है वह आपका क्या है, प्रस्तुत पद में कौन सा छंद है। तो जो यहाँ पर आपको दिया है, कुकुब शोभित गोरज बीज से निकलते ब्रज बल्लभ योल से, यहाँ पर जो है वह कौन सा छंद है, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, शिखरणी या आपका मालिनी। तो यहाँ पर जो है वह कौन सा उत्तर सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वह आपका प्रस्तुत पद में कौन सा छंद है, यहाँ पर आपका द्रुत विलंबित छंद है। यह एक किस प्रकार का छंद होता है, यह एक वार्णिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 12 वर्ण नगण भगण भगण रगण के क्रम में आपके होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वह बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति सी, जैसे ही यहाँ पर आपका सी आ गया तो यह कौन सा अलंकार हो गया, यह आपका उपमा अलंकार हो गया। क्या हो गया, उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु की उसके विशेष गुण क्रिया या स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य से समानता स्थापित की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहां पर आपका लिखा हुआ है, श्याम शरीर की कल कांति को शरद नील सरोवर रंजनी कहने में क्या साहित्यिक विशेषता है। तो यहां पर जो आपका बात की गई है वह बात की गई है किसकी, उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वह सी उत्तर आपका यहां पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गोरज शोभित दिशा से निकलते हुए ब्रज बल्लभ की तुलना किससे की गई है। तो ब्रज बल्लभ की जो तुलना है वह आपका किससे की गई है, वह आपका की गई है अंधकार को दूर करने वाले चंद्रमा से। किससे की गई है, अंधकार को दूर करने वाले चंद्रमा से की गई है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका जो है वह डी उत्तर सही है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलने से पहले या फिर से हम यहाँ पर जो है वो अपना एक जो पद्यांश है उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। पद्यांश में हम चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्युनि शब्द की व्याकरण दृष्टि क्या है। यहाँ पर जो ये है इसका आपका व्याकरण की दृष्टि क्या है, तो यह विशेषण है। क्या है, विशेषण है। यह क्या बता रहा है, यह उसके गुण को बता रहा है। क्या बता रहा है, प्रत्योपादनी शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। विशेषण कौन होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। यहाँ पर ईर्ष्या जो है वह संज्ञा है, उसकी विशेषता जो है वह बताई जा रही है प्रत्युपनिपादनी जो है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विशेषण। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ईर्ष्या की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। ओके, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है आलस्य और नैराश्य के आश्रय से इसकी उत्पत्ति होती है। तो 6 का जो हो जाएगा, 6 का बी उत्तर जो है, बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरों से ईर्ष्या का भाव। भाई वही आपका वही क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से पूछ लिया गया। यहाँ पर पूछा गया ईर्ष्या की उत्पत्ति का मूल भाव क्या है, यहाँ पर भी आपसे जो है वो क्या पूछ लिया गया, ईर्ष्या का भाव कब पैदा होता है, तो वह होता है जब आलस्य और नैराश्य से घिर जाता है। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, नैराश्य को दूर करने का उपाय क्या है। ओके, नैराश्य को दूर करने का उपाय क्या है। जो व्यक्ति उन्नति में निरंतर प्रयत्नशील रहता है उसे न तो नैराश्य होता है न दूसरे की स्थिति से मिलान करने की फुर्सत। तो अपनी उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। ऑप्शन नंबर बी 8th का जो है, 8th का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 8 का जो है क्वेश्चन नंबर 8 बी आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में लिखित रचना का मूल तत्व क्या है। जो आपका यहां पर दिया हुआ है इसका जो मूल तत्व है वह आपका क्या है, वह शुद्ध वाक्य रचना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है? व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि जो है वो अंतर्योग प्रणाली है। कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो है 10 का डी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। समवाय प्रणाली में आपका विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। इसमें व्याकरण शिक्षण को गद्य पद्य के माध्यम से सिखाया जाता है और अंतर्योग विधि में बालकों को व्याकरण के नियमों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। शिक्षक उन नियमों को उदाहरण के माध्यम से समझाता है और अभ्यास करवाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वह डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि अंतर्योग या समवाय प्रणाली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओके, काव्य शिक्षण यानी बच्चे की जो यानी छात्र की जो भावनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा? छात्र की उदात्त भावनाओं का अभिवर्धन करने के लिए 11 का जो है वह ए उत्तर है। उसमें रसानुभूति और सौंदर्य अनुभूति कराना होता है। ऑप्शन नंबर ए 11 ए इज द राइट आंसर। नंबर क्वेश्चन 12, व्याकरण शिक्षा का कौशलात्मक उद्देश्य क्या है? यानी जो हम व्याकरण सीख रहे हैं उसका कौशल उद्योग आपका उद्देश्य क्या है? लोकोक्तियां और मुहावरे का व्यावहारिक प्रयोग, जो प्रैक्टिकल प्रयोग है। लोकोक्तियां और मुहावरे आपने पढ़े होंगे, लोकोक्ति मुहावरे से क्वेश्चन भी आपके बन के आते हैं। 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? छात्रों की वर्तनी जन्य अशुद्धियों के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? यानी छात्रों में जो वर्तनी मात्रा में जो आपका है वहां पर अगर गलत हो रहा है तो वह है आपका उपचारात्मक शिक्षण। क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण। इसके जो आपके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? कौशल के अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों को सुधारना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों को वर्तनी जो अशुद्धियां हैं उनका निराकरण करना। ऑप्शन नंबर सी 13 सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण कौशल की दृष्टि से अच्छा प्रश्न कौन सा है? तो जो छात्रों की अधिगम जन्य उपलब्धि का मूल्यांकन करने वाला हो। 14 डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 15 पे चलते हैं। अयोगवा, आपने देखिए स्वर पढ़े होंगे। स्वर में आपने अ से री, फिर ए आई ओ आओ, और उसके बाद आपने अंग और अह। तो ये जो दोनों हैं अंग और अह, इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को आपका जो है अयोगवाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अयोगवाह। ये आपका अनुस्वार है, यह आपका विसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वह आपका डी उत्तर बिल्कुल सही है। अयोगवाह जो हैं वह न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं न ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। 15 का डी। 16, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्या को किस रूप में देखा गया है? तो प्रेमिका के रूप में देखा गया है। सूफी जो संगीत है वहां पर जिसको हमने करना है वो किसके रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में देखा गया है। 11 का जो है वह डी उत्तर बिल्कुल सही है। जबकि जो आराध्यक है उस आत्मा को प्रेमी के रूप में देखा है, प्रेमी और प्रेमिका के रूप में देखा गया है। तो जो आपके हैं उनको स्त्री और पुरुष को परमात्मा और आत्मा का प्रतीक माना है। 16 डी आंसर सही है। प्रत्युपकार, ठीक है। प्रत्युपकार में कौन सी आपकी संधि? देखिए 3 प्रकार की आपकी जो है वो संधियां यहां पर होती हैं। तो यह प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार, यण संधि यहां पर आपकी होगी। कौन सी होगी? बी है। कौन सा है? बी। प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार, बी। 17 बी इज द राइट आंसर। 18, विनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहां पर जो है विभावना अलंकार है। कौन सा है? विभावना अलंकार। इसका है बी आंसर सही है। कौन सा है? 18 का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, वाचस्पति में समास बताइए। समास यानी संक्षिप्तीकरण करना। तो वाचस्पति में जो है वो तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास, अलूक तत्पुरुष, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ओके, आपके देखिए कौन कौन से वाक्य, एक सिंपल सरल वाक्य जो है मिश्र वाक्य, जहां पर जो है जोड़ा गया है। तो यहां पर किसको जोड़ा गया है? यह शिक्षक जानता है कि कौन सा छात्र प्रतिभाशाली है, यह एक है।
यह एक है, तो यह मिश्र वाक्य है। 20 का बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट 21 का जो है वह बी आंसर है। मालिनी जो है वह मात्रिक है। ठीक है, मालिनी जो है वह वार्णिक छंद है, ना कि मात्रिक छंद है। आपका जो 21 है, 21 का बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट भार्गवी, भार्गवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भार्गवी का जो पर्यायवाची शब्द है वह पद्मा है। क्या है? पद्मा है। भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, लक्ष्मी, कमला, रमा, यह भार्गवी के आपके पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 23, व्यंग लेखक सामाजिक डैश पर तीखा प्रहार करते हैं। जो व्यंग लेखक हैं वह समाज में जो आपकी विकृति होती है, विरूपता होती है, उस पर जो है वह आपका तीखा प्रभाव करते हैं। कोई जो है किसी भी चीज़ का बिगड़ा हुआ रूप, नकारात्मक रूप जिसको प्रकट नहीं किया जा सकता है, उस पर व्यंग लेखक तीखा प्रहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। ओके, यानी जो ओछे लोग होते हैं वह मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुभाव किसको कहते हैं? तो जब मनोभाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को। क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो उत्तर है वह आपका क्या है? वह सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर। रस की व्याख्या करने वाला भरत मुनि का प्रसिद्ध सूत्र वाक्य यहाँ पर है, यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ जब स्थायी भाव का संयोग होता है तब रस की आपका जो है वह निष्पत्ति होती है। तो मनोभाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को अनुभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? प्रस्तुत पद किस रचना से लिया गया है? तो यह लिया गया है भारत भारती से। किससे लिया गया है? भारत भारती, जो कि आपका मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती से लिया गया है, जो कि सन 1912-13 में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 26 बी आंसर सही उत्तर है। 27, कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का है? आप शायद छोटे होंगे उस समय, पहले चंद्रकांता एक आपका सीरियल आता था। 27 का सी उत्तर जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, बूंद और समुद्र किसका है? अमृतलाल नागर का है। चित्रलेखा किसका है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। राग दरबारी किसका है? राग दरबारी श्री लाल शुक्ला जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, संस्कृति के 4 अध्याय क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार जो हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट 29, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर जो है द्विवेदी युग को द्विवेदी युग कहा गया है। इसको जागरण सुधार काल भी कहते हैं। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वह सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है, जो कि छायावादी युग के महान कवि थे। चलिए, यहाँ पर हमारे जो आज के 30 प्रश्न हैं वह कंप्लीट हो गए हैं। आप पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जरूर सफलता प्राप्त करेंगे।